हो गया। हेलो जी, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ ठीक है सर, ठीक ठीक आ जाएगा। हाँ थोड़ा ठीक, थैंक यू सर। ओ पिन कहाँ गया? नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जाति का प्रतिशत, ठीक ना, स्टार्ट किया जाए। ठीक, देखिए सबसे पहला लाइन क्या है? वही बिहार परिचय वाला ही है। आवाज, ये किताब ऑफिस में है। ये आपका अराउंड 150 के अराउंड में है ये। हेलो, एक मिनट, हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक है। चलिए तो कल का थोड़ा सा रिवीजन करवा दें। जैसे कल आप लोग देखे होंगे मेधा दिवस, ठीक ना। मेधा दिवस क्या था? ठीक, 2 जनवरी नहीं था, 3 दिसंबर था, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ठीक ना। ये भारत माता के महान विभूति हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ बिहार में? जीरादेई में, ठीक ना। जीरादेई कहाँ है? सिवान डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो आपका 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, ठीक ना। मतलब कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में, ठीक ना, दिसंबर 1885 में। और ठीक 1 साल पहले, देखिए याद करने का ये सब तरीका होता है। कांग्रेस की स्थापना तो सबको मालूम होगा, ठीक ना, उसमें तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। कंफ्यूज करिएगा कहाँ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। तो दिमाग को ऐसा बैठा के रखिए कि कांग्रेस की स्थापना से ठीक 1 साल पहले राजेंद्र प्रसाद जन्म लिए थे, ठीक। और कल का इंपॉर्टेंट में तो कुछ वैसा था नहीं। हाँ, जैसे जनघनत्व तो सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद कहाँ है? नहीं, ये तो जनसंख्या हो गया। जनसंख्या में बिहार का रैंकिंग कितना है? 3रे नंबर पे है। पहला कौन सा है? यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है। लेकिन जनघनत्व में पहला नंबर किसका है और दूसरा नंबर? नहीं, वेस्ट बंगाल का है, ठीक ना। घनत्व का मतलब कि एक किलोमीटर, देखिए एक स्क्वायर किलोमीटर जो होता है ना, सॉरी 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में जितना पॉपुलेशन अधिवासित है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक ना। अब इसमें जितने लोग रह रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे? जनघनत्व बोलेंगे। जैसे दिल्ली का जनघनत्व करीब करीब 11,500 है, 11,500 है करीब करीब, ठीक ना। हाँ चलिए, अब पहला लाइन हम लोग स्टार्ट करें। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत यानी कि एससी का परसेंटेज, ठीक, कितना है? 7.2% है। अच्छा, इंडिया में कितना है? नेशनल लेवल पे कितना है इंडिया में? 16.6%। इंडिया में एससी जनसंख्या कितना है? 16.6%, ठीक ना। अब देखिए, अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला और प्रतिशत कौन है? पश्चिमी चंपारण। देखिए, अनुसूचित जनजातियों का, अरे ये हो क्यों नहीं रहा? ये क्या हो गया है? हाँ, अनुसूचित जनजातियों का यानी कि एसटी का, ठीक ना। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और उसका प्रतिशत कितना है? 6.4% है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी पॉपुलेशन, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर। अच्छा, शिवहर का एक और फैक्ट क्या है? सबसे छोटा जिला है। इसके बाद कौन सबसे छोटा जिला है? शिवहर के बाद अरवल है। कौन है? अरवल।
हाँ, ये बिहार का सबसे नया जिला है अरवल, ठीक ना, 38वां सही है। अब देखो, कुल जनसंख्या में, टोटल पॉपुलेशन में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत, टोटल पॉपुलेशन में एसटी पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है? 1.3। अच्छा, इंडिया के पॉपुलेशन में एसटी पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है? देखो, इसको याद करने का तरीका, एससी पॉपुलेशन कितना है? 16.6। ठीक इसका आधा 8.6, 8.6, 8.6%। ये कहां है? इंडिया में। कहां है? इंडिया में। ज्यादा आवाज हो रहा है क्या? ठीक, चलिए देख लिए। देखिए, इसको याद करने का तरीका समझिएगा। एससी 16.6 और एसटी जस्ट उसका हाफ कर दीजिए, पॉइंट के पहले 18.6, ठीक ना, आधा हो गया ना, मोर और लेस। यही याद करने का तरीका है। राज्य में लिंगानुपात, लिंगानुपात बोले तो सेक्स रेशियो, ठीक ना, कितना है? 918। अब बताइए, नेशनल एवरेज से ज्यादा है कि कम है? नेशनल एवरेज से ज्यादा है कि कम है? नेशनल एवरेज से कम है। नेशनल एवरेज कितना है सेक्स रेशियो का? 943। कितना है? लेकिन यहां क्या है? 918, यानी कि नेशनल एवरेज से खराब है ना? ठीक। देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट के विभिन्न पैरामीटर्स में बिहार क्या है? पिछड़ा हुआ राज्य है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो विभिन्न पैरामीटर्स होते हैं उसमें एक सेक्स रेशियो भी होता है, लिटरेसी रेट होता है, एज एक्सपेक्टेंसी होता है। इन सब चीजों से ही ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एक आंकड़ा निकल, एक तो होता है एसडीआई डायरेक्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी यही सब चीज शामिल होते हैं। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकाला जाता है, ये कौन निकालता है? यूएन, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक। और प्लीज, और एसडीआई सबसे पहली बार कब आया था? 1990 में, ठीक ना। इससे दो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बताइए? पाकिस्तान के महबूब उल हक थे, और इंडिया के एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है जिनको बाद में भारत रत्न भी दिया गया है। अब इतना क्लू दिए हैं आप लोगों को। कौन कौन है बताइए? कौन से इकोनॉमिस्ट है इंडिया को जिनको भारत रत्न दिया गया है? अमर्त्य सेन, ठीक ना, अमर्त्य सेन। नाम नहीं सुनी है आप? अमर्त्य सेन, ठीक। 1990 में पहली बार एसडीआई लाया गया था, ठीक ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, एक और चीज हम बता देते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुछ तो दिया जाता है ना कि भाई ये इतने नंबर हैं, ये इतने नंबर है, या इनका ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक। वो बदलता रहता है, किसी बार 139 हो जाता है, किसी बार 140 हो जाता है। ये करंट अफेयर्स का चीज है, ये आपको एग्जाम के पहले देख के जाना है। इसमें एक चीज हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि एचडीआई में जो मैक्सिमम मार्क्स मिलता है वो कितना मिलता है? जो एसडीआई का वैल्यू होता है कितना होता है? बिल्कुल सही, 1 होता है, ठीक ना। 1 होता है मैक्सिमम। उससे नीचे होता है, जैसे किसी को 0.5 मिलेगा, 0.6 मिलेगा, ठीक ना, 0.8 मिलेगा, और 1 जो होता है क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक। चलिए आगे। शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात कहने का मतलब 0 to 6 ईयर में का जो एज ग्रुप है 0 to 6 वाला, इसमें इसका सेक्स रेशियो कितना है, ठीक ना, कितना है? अब ये बताइए, ये नेशनल एवरेज से अच्छा है कि खराब है? नेशनल एवरेज से अच्छा है, ठीक ना। नेशनल एवरेज कितना है? 918 है, ठीक ना। नेशनल एवरेज कितना है? 918 है। और लेकिन बिहार में कितना है? ठीक है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में क्रम, सेक्स रेशियो के हिसाब से बिहार का पोजीशन इंडिया के सभी राज्यों में कितना है? 24वां है। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है?
कौन सा है केरल? कौन सा है बताइए? केरल है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि एसडीआई में, जो एसडीआई का रैंकिंग होता है, ठीक है, उसमें हर एक पैरामीटर में कौन आगे रहता है? केरल आगे रहता है। अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस साइड बैठ जाइए, ठीक, केरल होता है। तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं? हाँ, बिहार का, कि सेक्स रेशियो के हिसाब से बिहार का स्थान कितना है? फर्स्ट किसका है? केरल में कितना है? पहुंच गई हो, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाओ। 1084 है, ठीक ना? फर्स्ट कौन हो गया? फर्स्ट कौन हो गया? सेकंड कौन है? हाँ, कौन है बताइए? तुक्का मार दो। तमिलनाडु, ठीक। देखो एक चीज समझ लो कि जहां लिटरेसी रेट हाई रहेगा, सेक्स रेशियो वहीं हाई रहेगा, ठीक, मोर और लेस। हालांकि एवरी रूल्स फॉलोज एक्सेप्शन है, ठीक, वो बात अलग है। अब बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, मतलब मैक्सिमम सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गोपालगंज है। और मिनिमम सेक्स रेशियो वाला कौन सा है? मुंगेर है, ठीक ना? देखो ये मुंगेर में क्या है? मिनिमम सेक्स रेशियो है, ठीक। आगे पढ़ोगे कि यहां का जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत कम है, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरलिंक्ड, कनेक्टेड होते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, मतलब मैक्सिमम अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? पटना, ठीक ना? और न्यूनतम कहां है? समस्तीपुर, ठीक। देखो इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है, मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन कहां मिलेगा? ग्रामीण जनसंख्या कहां मिलेगी? समस्तीपुर में। सिंपल सी बात है, क्योंकि न्यूनतम नगरीय, मिनिमम अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन कहां है? समस्तीपुर में। तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन कहां मिलेगा? समस्तीपुर में, ठीक। तो यही सब चीजों को आप लोग को समझना है। देखिए राज्य में कुल साक्षरता दर, साक्षरता दर बोले तो लिटरेसी रेट कितना है? ये नेशनल एवरेज से ज्यादा है या कम है? नेशनल एवरेज कितना है बताइए? 74.04 है, ठीक ना? बिल्कुल सही बोले। देखिए इस लिटरेसी रेट में पुरुष साक्षरता, मेल लिटरेसी रेट कितना है? महिलाएं, ठीक ना? अगर हम लोग नेशनल एवरेज वाली बात करें तो यहां कितना है? इस 74.04 में मेल लिटरेसी रेट कितना है? कितना है बताइए? ये है 84 के अराउंड में, और ये जो फीमेल वाला है ये है कितना? 65%, ठीक ना? ध्यान रहेगा आपका। ये 84 नहीं, ये 82 है, सॉरी 82% है ये मेल लिटरेसी रेट। ये नेशनल वाला है, ठीक ना? और ये क्या है? फीमेल। 82 और 65%। अच्छा अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, मतलब बिहार का कौन सा जिला सबसे ज्यादा लिटरेट है? कौन है? रोहतास। और न्यूनतम साक्षरता वाला कौन है? पूर्णिया। मतलब यहां जो है सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग रहते हैं। कहां? पूर्णिया में। देखो साक्षरता के दृष्टिकोण से, लिटरेसी रेट के हिसाब से बिहार का इंडिया में कितना पोजीशन है? नीचे से पहला 35वां, ठीक ना? ये देखो ये 2011 के सेंसस के आधार पे है, ठीक ना? अभी के सेंसस के हिसाब से रहता तो ये 36वां हो जाता, ठीक ना? लेकिन हम लोग को जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो 2011 के ही सेंसस के आधार पे पूछेगा। क्यों? क्योंकि हम कल भी बताए थे कि अभी ऑफिशियल सेंसस तो हुआ नहीं है, अभी सैंपल सर्वरिंग चलता है बीच बीच में, जिसको कौन करता है?
UNSSO करता है। जैसे अभी हाल में ही कुछ दिन पहले इसका एक वो सैंपल सर्वे आया था, जिसके अनुसार क्या है कि भारत का लिटरेसी रेट 77.7% हो गया है। ठीक ना, कितना हो गया है? लेकिन आप लोग को इस पे ध्यान नहीं देना है, आप लोग को कौन याद करके जाना है? 74.04%। ठीक। हाँ, अब सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष में कहां है? रोहतास में। देखो कुल मिला के क्या है, यहां एक चीज ट्रिक्स याद कर लो कि बिहार का जो सबसे साक्षर जिला है कौन है? पुरुष साक्षरता भी, महिला साक्षरता भी रोहतास ही है। ठीक ना, न्यूनतम वाला में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है पुरुष और महिला वाले में। ठीक। अब देखो न्यूनतम साक्षरता दर वाला पूर्णिया, न्यूनतम साक्षरता दर महिला सहरसा। देखो ये चेंज हो जा रहा है। ठीक ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले पटना, कल भी बताए थे हम। ठीक ना, उसके बाद पूर्वी चंपारण। ठीक, पूर्वी चंपारण और अच्छा बिहार का सबसे ऊंचा चोटी जो कल हम पढ़ाए थे कहां है? कहां है वो? पश्चिमी चंपारण में। लेकिन यहां कौन सा है? पूर्वी चंपारण। ठीक, ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। याद होते जा रहा है आप लोगों को? तो याद होते जा रहा है, देख रहे कल वाला तो सब सही बता रहे हो आप लोग, मतलब मेहनत हो रहा है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला देखो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय। ठीक ना, आप लोग स्टार्टिंग का 2 ही याद रखना बहुत है। ठीक ना, और ये याद हो जाएगा। देखो इसको अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो उसको याद करने का एक और तरीका क्या होता है कि एक क्या करना, पेज में बिहार का मैप बना लेना। ठीक ना, और जो जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक, उससे एरो निकाल के एक ही जगह पॉइंट में, जैसे 5 फैक्ट 10 फैक्ट 5 फैक्ट 10 फैक्ट, उसको क्या है कि आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी देख लोगे उसको, तो आपके दिमाग में वो क्या हो जाएगा? घर कर जाएगा। आप अकेले उधर है सिर्फ तो दिख रहा है ना उधर से? ठीक है, देखिए सर्वाधिक जन घनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में, ऑब्वियस सी बात है घटते क्रम में ही होगा, सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम होगा। जन घनत्व कहने का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी अभी समझाएं कि पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितना पॉपुलेशन क्या है? अधिवासित है। ठीक, तो सबसे ज्यादा कहां है? शिवहर में। देखो शिवहर से भी एक और फैक्ट क्या था कि शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है। ठीक ना, देखो इसी तरीके से जब तक आप इंटरलिंक्ड नहीं करेंगे ना, याद नहीं रहेगा। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट शिवहर, और सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां? तो इसको आप ऐसे बैठा लो कि बिहार में का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है उसी में सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा गैदरिंग है। इस टाइप से आप दिमाग में इस चीज को बैठा सकते हैं। ठीक ना, अब देखो मिनिमम डेंसिटी कहां है? कैमूर में है। कैमूर में होने के पीछे रीजन ये है, कैमूर कहां है? ये जो ऐसे बिहार है, ठीक, ये वाला क्षेत्र है। ठीक, ये क्या है? ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है ना। अच्छा, बिहार का जो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र भी पाया जाता है वो कहां पाया जाता है ना। तो यहां क्या होगा? पॉपुलेशन डेंस तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा जिला कौन हुआ बिहार का? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से और रिलेटेड फैक्ट क्या क्या है? ठीक है, हरहरा घाटी कहां है? रामनगर दून कहां है? ठीक, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान हो गया यही। तब सब तो याद हो गया आप लोगों को। ठीक, वाह, बहुत सही। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले मिनिमम कौन सा है? शिवहर। ठीक, देखो ये शिवहर और ये शिवहर दोनों रिलेट कर दो, याद हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, मतलब मैक्सिमम सेक्स रेशियो। मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहां है? देखो गोपालगंज का है। सर्वाधिक साक्षरता, मैक्सिमम लिटरेसी रेट कहां है? रोहतास में है। रोहतास देखो यही, ये है रोहतास। ठीक ना, रोहतास का लिटरेसी रेट हाई है। आप लोग एक डेहरी ऑनसन का नाम सुने हो? डेहरी ऑनसन
सोन नदी पे जो पुल बनाया गया है, नहीं सुने हैं? हाँ, वो भी रोहतास में ही पड़ता है, ठीक है ना। रोहतास के बारे में बताते हैं, रोहतास में भोजपुरी लैंग्वेज चलता है और बहुत मीठा भोजपुरी है, ठीक है ना। आप लोग इसके पहले जो दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी थे ना, मनोज तिवारी भी यहीं से हैं, ठीक ना। चलिए, अब क्या है? न्यूनतम साक्षरता दर, मिनिमम लिटरेसी रेट कहां है? पूर्णिया में। सर्वाधिक पुरुष, अच्छा ये हो गया था क्या? अच्छा, देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट कहां है? रोहतास ही है। मिनिमम मेल लिटरेसी रेट कहां है? पूर्णिया है। मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी रेट कहां है? रोहतास में है। रोहतास तीनों में सेम है, ठीक है ना। मिनिमम वाले में एक अलग आ जाता है, कौन सा? सहरसा, ठीक है ना। चलिए, ये चैप्टर हो गया खत्म। अब इस चैप्टर पे आधारित ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक ना। हमने किया क्या है आप लोगों के लिए कि ना केवल बीपीएससी बल्कि बिहार एसएससी, सीडीपीओ और बिहार दरोगा, ये सब बिहार का बहुत फेमस एग्जाम है। इन सबों में इस चैप्टर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछा है वो हम यहां आप लोगों को इकट्ठा करके दे दिए हैं, ठीक ना। जैसे 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अंदर से ही है। बिहार का स्थापना कब हुआ था? अधिसूचना कब जारी हुई थी? अधिसूचना 22 मार्च, ठीक ना। इसीलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक ना। और एक सेपरेट एक इंटिटी के रूप में कब आया? 1 अप्रैल 1912 को। और इसको पूर्ण प्रांत का दर्जा कब मिला? 1919 में, पूर्णतः प्रांत का, ठीक ना। हम आप लोगों को बताए थे कि जब 1912 में आया था तो यहाँ कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। और 1919 के अधिनियम के बाद यहाँ कौन नियुक्त हुए थे? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ गवर्नर, ठीक ना। ठीक। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक ना। अब यहां पूछा है वन क्षेत्र, हालांकि ये वन क्षेत्र का इसमें डिस्कशन नहीं है फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन वो सेपरेट वन वाले में है, ठीक ना। बिहार में वन क्षेत्र जो है ई है इसका आंसर इसमें। देखो, ये सब तुम लोग को आंसर याद है। किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया था? ठीक ना, 2000 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? ठीक। ये कल हम लोग पढ़े थे, निम्नलिखित जिलों में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कहां हुआ था? ठीक। और बिहार का दशकीय वृद्धि कितना था? 25 पॉइंट समथिंग था, कल पढ़े थे ना हम लोग, ठीक। और इंडिया का दशकीय वृद्धि दर कितना था? ये भी कल पढ़े थे, 17.7 था, ठीक। अरे सब तो आप लोग को याद ही हो गया है। देखिए, ये जो है ये मैप वाला क्वेश्चन है। किशनगंज होता तो किशनगंज हो जाता है इसका आंसर। 14 नंबर। देखिए, ये उस समय का क्वेश्चन है जब ई ऑप्शन नहीं हुआ करता था, ठीक। अगर इसमें ई ऑप्शन रहता, आज के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाता? ई हो जाता, ठीक। नहीं, सारे सही नहीं है। देखो, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभावित दोनों का अभाव है। इसको आप सही कैसे मान लीजिएगा?
संभावना कैसे नहीं है बिहार में विकास की? क्या बिहार में खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाया जा सकता? लगाया जा सकता है ना। क्या नदी जोड़ो योजना के तहत बाढ़ की समस्या को नहीं खत्म किया जा सकता? किया जा सकता है ना, ठीक है ना। तो इसको जो है आप किसी भी हालत में, ना तो प्री में, ना मेंस में और ना इंटरव्यू में, ठीक ना, नहीं लिखना है, नहीं तो नंबर जो है। देखिए, खनिज संसाधन जब झारखंड अलग हुआ था तो खनिज संसाधन हट गए थे उस समय के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे जो हमारा खनिज संसाधनों की खोज चल रही है बिहार में। जैसे पूरे इंडिया का जो सबसे ज्यादा सोना है, कल हम आप लोग को बताए थे, कहां? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में मिला है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक सोनो प्रखंड है, वहां बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा क्या है, सोना दबा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बताइए यहां कि ये सब जो खनिजों की खोज होती है, इसमें किस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है? हा? ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। क्या एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग। हम लोग जो इंडियन रिमोट या सुदूर संवेदन जिसको हिंदी में बोला जाता है, इंडियन रिमोट सैटेलाइट सिस्टम जो है, ये यही करता है। नहीं नहीं, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, ये सबका आंसर बगल बगल में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पे चलते हैं। कितना क्वेश्चन डाल दिए हैं। देखो, वहां जो क्वेश्चन मिला था, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? ठीक, लेकिन देखो इसी को मत रट लेना। ये जो फॉरेस्ट कवर होता है, ये फॉरेस्ट कवर हर एक 2 साल पे चेंज होते रहता है। तो आपको एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ के जाना है। और ये लेटेस्ट रिपोर्ट कहां मिलेगा आप लोगों को? एग्जाम से ठीक 1 महीना पहले मैगजीन में, ठीक, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है उसमें आ जाता है, ठीक। तो इसको आप लोग को देख के जाना है। ऐसा ना कि जैसे ये देखो, ये 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब? 2000 में। 2000 से 10 और 10-20 साल, मतलब 10 रिपोर्ट एक्स्ट्रा आ चुका है अभी तक। तो आप लोगों को करंट देख के जाना है। हालांकि हम ये अगर खत्म हो गया, अगर नहीं सॉरी ये खत्म हो गया तो उसके बाद जो है हम आप लोग को करंट करवा देंगे बीपीएससी का। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है? इतिहास के स्रोत। देखिए, यहां कुछ चीजें आप लोग समझिए। किसी भी स्थान का, ठीक है ना, जो इतिहास, किसी भी स्थान और किसी भी काल का जो इतिहास लिखा जाता है, वो कैसे लिखा जाता है? ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है, ठीक ना। अब ये जो स्रोत है, ठीक, ये जो सोर्स हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं, और एक क्या होते हैं? लिटरेचर वाला सोर्स होता है, ठीक। एक जिसको हम लोग खोद के निकाल रहे हैं, और एक जो कहीं लिखा हुआ है और उसको हम लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक ना। अब देखो, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि हम लोग हिस्ट्री को कितने भागों में बांटते हैं, बताइए। कौन कौन सा भाग है हिस्ट्री? क्या क्या है? बिल्कुल, प्री हिस्ट्री, ठीक ना, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक ना, प्राक इतिहास, अध इतिहास और इतिहास या ऐतिहासिक, जो बोल लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए, यहां इस डिफरेंस को समझ लीजिएगा, ठीक, ये आपको हमेशा काम देगा। प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, इतिहास का वह कालखंड, हिस्ट्री का वह टाइम पीरियड जिसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, पुरातात्विक स्रोत है, कोई भी लिखित स्रोत
नहीं है, ठीक ना। तो जो नौपाषाण काल तक का जो काल आता है वो कहां आता है, इसी में आ जाता है, ठीक ना। अब देखो अध इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब हिस्ट्री का वह पीरियड जिसका क्या है, लिटरेरी सोर्स भी है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है, लेकिन जो लिटरेचर है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, लेकिन है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी में या और भी जगह पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें। कहां कहां लिखा हुआ है, मुहरों पे लिखा हुआ है ना, मनकों पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, कुछ जो आदिम सिक्के का रूप माना जा रहा है उस पे कुछ कुछ लिखा हुआ है ना, लेकिन उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। उसके बाद क्या है, हिस्ट्री, ठीक ना। हिस्ट्री क्या है, वह टाइम पीरियड जिसका पुरातात्विक साक्ष्य भी है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है और साहित्यिक भी है, और इनको हम लोग पढ़ भी लिए हैं। तो इसमें इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, वैदिक सभ्यता से लेकर अभी तक, ठीक ना, वैदिक एज से लेकर अभी तक। क्योंकि हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना कि ऋग्वेद में गाय बहुत ये था, वैल्यूएबल था, इंद्र भगवान थे, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है ना। जैसे ऋग्वेद में आप लोग पढ़े होंगे कि 250 सूक्त जो है, 250 सूक्त किसके लिए है, इंद्र के सम्मान में है। अग्नि के सम्मान में कितना सूक्त है, 200 सूक्त है। यानी कि जो सबसे प्रमुख देवता हुए कौन हुए, इंद्र हुए, ठीक ना। अच्छा, आप ऋग्वेद में आप पढ़ोगे कि गाय का बहुत ज्यादा महत्व है। मतलब डे टू डे लाइफ का जो एक्टिविटी है उसको हम लोग किस संबंध में प्रस्तुत, गाय के संबंध में उसको दिखाया गया है। जैसे बेटी के लिए क्या नाम दिया गया है, दुहिता नाम दिया गया है, ठीक ना। टाइम के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है ऋग्वेद में, गोधूली, ठीक ना। गोधूली, गोधूली नहीं जानती हो, जो शाम का जो बेला होता है ना। अभी तो क्या होता है कि पर्सनल आदमी अपना एक ठो गाय रख लिया, अपना बांध लिया। आज से कुछ पहले जाओ या अभी भी जैसे झारखंड वगैरह में जाओगी, क्योंकि मेरा झारखंड में घर है इसलिए हम झारखंड का एग्जांपल देते हैं। देखो वहां क्या होता है कि अभी भी सभी घर में एवरेज 5 गाय, 6 गाय, 7 गाय ऐसे ऐसे करके होते हैं, ठीक। और होता क्या है कि एक गांव में एक गाय चराने वाला होता है, 1-2, उनका काम ही क्या होता है, गाय चराना। वो करेंगे क्या, गाय अपना टाइम होते के साथ वो अपने घर में उसके पगहा क्या होता है, जो गले में हम लोग बांधते हैं ना रस्सी, उसको पगहा बोला जाता है। पगहा को खोल दो, उसके बाद तुमको गाय को कुछ करने का जरूरत नहीं है, गाय अपने आप निकलेगी, ठीक ना। और सारा गांव का जो गाय है एक ही समय में खोल दिया जाता है। वो लोग अपने आप इकट्ठा होते हैं, अपने आप जंगल की तरफ जाएंगे, ठीक ना, अपना चरे वरेंगे और शाम होते समय वापस आ जाएंगे। तो शाम को जो गाय वापस आता है तो उसी बेला को क्या बोलते हैं, गोधूली बेला बोलते हैं, ठीक है ना। गेस्ट के लिए ऋग्वेद में क्या वर्ड यूज किया गया है, गोहंता। क्या, गोहंता। मतलब इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये हुआ कि जब कोई गेस्ट आता है तो हमको क्या करना पड़ता है, अपने गाय का हत्या करना पड़ता है, उनको मीट मुर्गा खिलाने, मतलब उनको उसका मांस खिलाने के लिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्राक इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागैतिहास भी बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, कहते हैं ना। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है, कितने भागों में, ठीक, कौन कौन सा, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। देखो हम लोग वैल्यू एडिशन करते जा रहे हैं। हम लोग पहले भी बोले थे कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इसको पढ़ाना नहीं, इसके साथ साथ वैल्यू एडिशन भी आपका करवाते जाना है। नवपाषाण, चलिए अब ये बताइए पुरापाषाण में जो सबसे बड़ी खोज हुई थी क्या हुई थी, आग का। आग की खोज को मैनकाइंड हिस्ट्री में क्या बोला जाता है, रेवोल्यूशन बोला जाता है, क्रांति बोली जाती है, ठीक ना। आग का खोज कहां हुआ था, पुरापाषाण में। मध्यपाषाण में क्या हुआ था बोलिए, वो तो उसकी पहचान हो गई, वो पहचान हो गई उसकी,
मध्य पाषाण में पशुपालन, ठीक है ना। अच्छा, मानव सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? ठीक, कुत्ता इसीलिए वफादार होता है, ठीक ना। लेकिन यहां देखो एक चीज क्लियर कर लो, मध्य पाषाण में देखो हम लोग पशुपालन तो करने लगे थे, हम लोग के पूर्वज पशुपालन तो करने लगे थे, लेकिन उनको अभी पशुपालन वो डेयरी के लिए नहीं करते थे, दूध के लिए नहीं करते थे, वो किसके लिए करते थे? मांस के लिए करते थे। उनको धीरे धीरे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि यार हम डेली जंगल जाना पड़ता है, डेली हमको शिकार करना पड़ता है, ठीक ना, डेली हम अपने जान को जोखिम में डालते हैं, तो क्यों ना जो छोटा छोटा जानवर हम उसको पाल ही लें, जब भूख लगे कट से काट दो, ठीक ना, एवरेस्ट वाला मिला दो, चिकन मसाला एकदम मस्त तैयार। पशुओं का उपयोग डेयरी के लिए भी हो सकता है, दुग्ध के लिए भी हो सकता है। यह बुद्धि कब आएगा हमारे पूर्वजों को? नवपाषाण काल में आएगा। नवपाषाण काल में एक और खोज क्या होती है? कृषि की खोज होती है। साथ में है एक और बहुत इंपॉर्टेंट खोज होता है, क्या? पहिए का खोज होता है, व्हील्स का खोज होता है, ठीक ना, पहिए खोज होता है। अब बताइए पहिए की खोज का क्या क्या फायदा होगा? बताइए आप, व्हील्स का जो खोज होगा उससे क्या? ठीक, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो गया ना। बस एक और पहिए का और इस्तेमाल घूमने के लिए, चलिए वो तो ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। और बताइए एग्जैक्टली गांव घर गए हैं, अभी भी जो बर्तन बनता है, मिट्टी के घड़े बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, किस पे बनते हैं? पहिए पे बनते हैं, जिसको चाक बोलते हैं। चाक पे बनता है, बनाता कौन है? कुम्हार बनाते हैं, है ना। तो अब एक चीज देखो, आग की खोज हो ही गई, ठीक है ना। अब हम लोग को कच्चा मांस खाने का जरूरत नहीं है, एकदम तंदूरी चिकन लटका के आग लगा दीजिए, ठीक। पशुपालन हो ही गया, ठीक ना, पशुपालन हो ही गया। धीरे धीरे क्या हुआ? एग्रीकल्चर भी हम करना सीख ही गए। घूमने फिरने के लिए और बर्तन बनाने के लिए पहिया मिल ही गया। तो आज भी जो आप जीवन जीते हो, इसमें इससे भी ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए आपको? नहीं, कपड़ा उपड़ा ये सब तो अलग चीज है, जो बेसिक नीड है यही है ना। तो ये एकदम मिनिमम चीज हुआ, जिससे क्या हुआ? सभ्यता के विकास का रास्ता क्या हुआ? खुल गया, ठीक ना। सभ्यता के विकास का रास्ता खुल गया। देखिए अभी आपको पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि आपको भूख लगा और यहां से बाहर निकले तो आपको मुर्गा घूमते हुए नहीं दिखेगा, ठीक ना। लेकिन उस जमाने में क्या होता था कि आप निकले तो आपको दिख रहा है मुर्गा घूमते हुए, अगर आप मुर्गा को नहीं मारे तो मुर्गा आपको मार देगा। समझ में आ रहा है? तो मुर्गा मार के एकदम आग लगा के टांग दिए और मार एकदम लेग पीस पे लेग पीस। समझ में आ रहा है ना। तो एक सभ्यता के विकास के लिए जो जो चीजें चाहिए नवपाषाण काल तक हो गई। अब एक चीज और समझिए, यहां आग का खोज हो गया, जानवर को पकड़ेंगे, काटेंगे, टांगेंगे, ठीक ना। इसमें क्या है? व्हील्स भी हो गई। व्हील्स पे मतलब पहले दौड़ के पकड़ते थे मुर्गा मुर्गी को, अब जो है क्या है, मतलब रथ होत पे चढ़ के मुर्गी पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो मोबिलिटी। अब यहां देखो एक चीज गौर करो, इन दो काल में, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में, क्या आपको लगता है कि मानव बस्तियों का विकास हो सकता था? हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। हम देखो यहां पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नवपाषाण काल के पहले एग्रीकल्चर की खोज तो हुई नहीं है। लोग आज यहां शिकार मार रहे हैं, ठीक। अब हम बकरी को दौड़ाना स्टार्ट किए तो जरूरी थोड़ी है कि बकरी हम पकड़ मतलब दौड़े और पकड़ा गया। बकरी दौड़ते दौड़ते मेट्रो स्टेशन पहुंच गया तो हम यहां से वहां चले गए, और ऐसा तो था नहीं कि यहां मेरा घर है तो हम फिर वापस लौट के यहां आएंगे, है ना। वहीं दो पत्थर में पत्थर मारे, आग निकला, जलाए, टांग दिए, वहीं खाए, वहीं सूते, ठीक ना। आपको यहां स्थिर जीवन जिया जा सकता था। जब स्थिर जीवन नहीं होगा तो आपको लगता है कि परिवार नाम का संस्था विकसित हो सकती है? हो सकती है। और जब परिवार नाम की संस्था विकसित नहीं हो सकती तो क्या सोसाइटी का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ये सारी चीजों का विकास कहां, इनिशियल फेज कहां रहेगा?
नवपाषाण काल, जहां एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर देखो एक दिन में तो होता नहीं है। आप अगर गांव से, अगर आपका ये होगा, चाहे गांव से छोड़ो ना, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो इंडिया में जो खरीफ की बुआई होती है, खरीफ फसलों की, वो कब होती है? मॉनसून के आगमन के साथ। ठीक, मॉनसून के आगमन के साथ होता है। इंडिया में मॉनसून कब आता है? देखो ये सब तुम लोग का रिवीजन हो रहा है। इंडिया में मॉनसून कब आता है? 1 जून को। ठीक ना, 1 जून को मॉनसून कहां टकराता है? आके केरल में टकराता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मॉनसून पूरे इंडिया में सबसे पहले कहां आता है? अंडमान निकोबार में आता है। ठीक ना, लेकिन मेनलैंड में कहां आता है सबसे पहले? केरल में आता है। मोर और लेस 1 जून को जो है मॉनसूनी विंड्स क्या करता है? हिट कर देता है आपका केरल कोस्ट को। ठीक ना, तो अच्छा, हम ये बात मॉनसून बता क्यों रहे थे? हम ही भूल गए। हाँ, खेती के लिए। ठीक, तो अच्छा, और खरीफ की बुआई कब होती है? सॉरी, रबी की बुआई कब होती है, जिसमें गेहूं रोपा जाता है? वीट, नवंबर में। तो नवंबर के पहले जो अक्टूबर और नवंबर वाला जो टाइम होता है, आप गांव में देखिएगा कि वहां क्या होता है? धान की कटाई चलते रहती है। ठीक ना, चलते रहती है ना। तो कितना, मोर और लेस 3-4 महीना हो गया। तो 3-4 महीना एक फसल को तैयार होने में जब लग रहा है, तो आपको 3-4 महीना वहां बैठना होगा ना। ठीक, तो जब आप एक जगह 3-4 महीना रह गए, तो धीरे धीरे क्या करोगे? अपना घर बना लोगे। ठीक ना, धीरे धीरे घर बना लोगे। जब धीरे धीरे घर बना लोगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप अपना लाइफ पार्टनर भी आपके साथ फिक्स हो जाएगा। जब लाइफ पार्टनर फिक्स हो जाएगा, तो आपका जनरेशन भी आगे बढ़ जाएगा, परिवार आगे बढ़ जाएगा। और समाज का निर्माण कैसे होता है? परिवार से होता है ना। जब परिवार बढ़ेगा, समाज का निर्माण होगा, फिर समाज आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इनिशियल फेज कहां आ रहा है? यहीं आ रहा है। यही कारण है कि एक सभ्यता के विकास के लिए जो मिनिमम चीजें चाहिए, नवपाषाण काल तक आ गई थी। ठीक ना, इसके बाद 2 और काल आता है, एक ताम्रपाषाण काल, ठीक ना, और फिर एक कांस्ययुगीन सभ्यता। तो ताम्रपाषाण काल और कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक, कांस्ययुगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है ना। देखो, सभ्यता का विकास के लिए जो भी चीजें चाहिए थी, यहां तक आ गई थी। अब इसके बाद क्या हो गया? धीरे धीरे सभ्यता का विकास हो गया ताम्रपाषाण काल में ही, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, जूकर जाकर संस्कृति, पढ़े होगे ना एनसीईआरटी में। ये सब का संबंध धीरे धीरे मध्य एशिया से होने लगता है। ये लोग ट्रेड व्रेड करने लगते हैं, तो खेती करने ही लगे, पशुपालन करने ही लगे, पहिया मिल ही गया, ट्रेड करने ही लगे, तो समृद्धि धीरे धीरे आएगी ना। तो जैसे धीरे धीरे समृद्धि आएगी, तो क्या होगा? एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। बस वही जो शहरी अर्थव्यवस्था आएगी, वही क्या कहलाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता कहलाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए, अब देखो, इतिहास के स्रोत में पहला साहित्यिक साक्ष्य, पहला साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक मतलब लिटरेचर, पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल। अब देखो, साहित्यिक में भी पहले धार्मिक और फिर लौकिक। देखो, स्टार्टिंग में जो पुस्तकों की रचना होती थी, वो जनरली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ करता था। ठीक ना, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आदमी मतलब नॉर्मल लिटरेचर का भी रचना करने लगा। जैसे नॉर्मल लिटरेचर का आप लोग एग्जाम्पल दो, अर्थशास्त्र। ठीक ना, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, वो क्या है? नॉर्मल लिटरेचर है। उसमें क्या है बताओ? अर्थशास्त्र में इकोनॉमी के बारे में चर्चा है, पॉलिटी के बारे में चर्चा है, सोसाइटी के बारे में चर्चा है, रिलीजन के बारे में चर्चा नहीं है। पाणिनि का नाम सुनी है आप लोग? पाणिनि एक संस्कृत ग्रामर लिखे थे, उसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। वो क्या है? ग्रामर है। ठीक ना, आप लोग सुलभ सूत्र का नाम सुने होंगे, है ना? क्या है वो? मैथ्स उसमें लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अच्छा, धार्मिक साहित्य क्या हो गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक ना, ये सब हो गया। तो इसमें हमको कुछ विशेष बताने की जरूरत है नहीं। ठीक, चलो एक जगह नजर पड़ गया तो हम बताते हैं। वाइफ को
अरे वाइफ के नाम पे बड़ा मुस्कुराने लगे सब। वाइफ के लिए अर्धांगिनी वर्ड आता है ना। ये अर्धांगिनी शब्द सबसे पहली बार किस पुस्तक में लिखा गया था बताइए? सतपथ रामायण देखिए बहुत बाद की पुस्तक है। रामायण और महाभारत का जो अंतिम रूप से संकलन हुआ है वो कब हुआ है बताइए? रामायण और महाभारत को जो अंतिम रूप से इकट्ठा किया गया है, कलेक्शन इसका जो हुआ है, ये हुआ है गुप्तन एरा में। कब हुआ है? गुप्तन एरा में। लेकिन परिवार संस्था तो बहुत पहले विकसित हो गई थी, वाइफ तो पहले ही आ गई थी, तो वाइफ को तो इज्जत देना होगा ना, नहीं दोगे तो घर से नहीं निकाल देगी। तो सतपथ ब्राह्मण में सबसे पहली बार वाइफ के लिए अर्धांगिनी वर्ड यूज किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, ये अंगूतर निकाय क्यों फेमस है? हम पहला क्लास में नाम लेते, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये विनय पिटक क्या है? ठीक है। कितने प्रकार के पिटक हैं? कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, विनय पिटक में किस चीज का चर्चा है? एग्जैक्टली, रूल्स एंड रेगुलेशन का चर्चा है, ठीक ना। अच्छा, फिलॉसफी की चर्चा कौन से पिटक में है? हाँ, अभिधम पिटक में क्या है? बुद्धिस्ट फिलॉसफी की चर्चा है, ठीक ना। अच्छा, एक जातक कथाएं होती है, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है? पूर्व। अच्छा, टाइम भी हो गया ना, हम तो भूल जाते हैं बार बार टाइम, ठीक। अच्छा देखिए, इसमें नीचे जो है हम बताते हैं, पहले इसमें थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, लौकिक साहित्य, देखिए अर्थशास्त्र है, ठीक ना। अब देखिए पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है? मृद भांड, ठीक ना। जैसे आप लोग को मालूम होगा सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? ब्लैक एंड रेड वेयर था, ठीक ना, ब्लैक एंड रेड वेयर। देखो, मृद भांड के आधार पे भी क्या होता है कि आपको हिस्ट्री को व्यवस्थित करने में मदद मिलता है। जैसे मान लो यहां कोई सभ्यता थी और यहां मिट्टी दबते 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 पूरा दब गया, अब हम इसको खुदाई करना स्टार्ट किए, ये समझ लो ये पूरा मतलब समझ लो ये पूरा इंडिया है, ठीक ना। चाहे इसको समझिए पूरा इंडिया है। इस लेवल में कोई एक सभ्यता थी जो दब गई, अब यहां से यहां तक क्या हुआ? मिट्टी जम गया है, ठीक ना। धीरे धीरे खुदाई में कहीं कुछ निकला, अब इस जगह को हम लोग खुदाई करना स्टार्ट कर दिए। इस कोने पे क्या है? समझ लो बिहार है, ठीक ना। इसके बगल में क्या है? यूपी है। इसके इधर क्या है? एमपी है। अब हम यहां से खुदाई किए यहां तक, यहां हमको एक विशेष प्रकार का घड़ा मिला, ठीक है ना, जिसमें क्या था कि घड़ा चारों तरफ से क्या है? काला है, और अंदर में जो उसकी पेंदी है वो क्या है? लाल है, ठीक ना। अब सेम घड़ा एमपी में इसी हाइट पे इसी डेप्थ में जाके मिल जाती है, तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये लोग सब क्या है? एक ही सभ्यता का हिस्सा है। इसी आधार पे देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसे है? बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। सुत कांगेंडोर इधर हो गया, और इधर हिंडन नदी मेरठ हो गया, इधर बुज्रहोम, ठीक ना, कश्मीर में हो गया, और यहां क्या हुआ? दायमाबाद, ठीक ना। कितना लंबा चौड़ा वाला एरिया है। तो क्या आपको लगता है कि यहां से यहां तक लोग खुदाई करते हुए आए थे? नहीं ना आए थे भाई। यहां कुछ जगह का साइट्स का खुदाई हुआ, यहां कुछ साइट्स का खुदाई हुआ, यहां कुछ साइट्स का खुदाई हुआ, सबका क्या हुआ? कॉमन विशेषताएं मिल गई। अब मृदभांड मिला, पोटरी मिली, पोटरी का क्या किया हम लोग? कार्बन डेटिंग किए, C14, कार्बन डेटिंग C14 से होता है। अच्छा ठीक है, कार्बन डेटिंग में C14 के साथ किस चीज को कंपेयर किया जाता है बताइए? ठीक, फॉसिल का तो यूज होता ही है, उसी पे तो कार्बन डेटिंग किया ही जाता है। तो कार्बन डेटिंग में जो एज का निर्धारण होता है, इसमें एक्चुअली कार्बन डेटिंग में ना कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है। तो कार्बन 14 के साथ C14 के साथ किसका कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है? C14 के साथ C12 का कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है, ठीक ना। किसका किया जाता है? C12 का किया जाता है, और इसी के आधार पे तुम्हारा एज का निर्धारण किया जाता है। अब जैसे आप लोग नाम सुनी होगी NBPW, हाँ, नॉर्दर्न ब्लैक
पॉलिश्ड वेयर, है ना। ये इंडिया में किस चीज को शो करता है? ये इंडिया में फर्स्ट अर्बनाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को शो करता है। समझ में आ रहा है? और सॉरी यहां हम थोड़ा सा गलत बोल दिए। एनबीपीडब्ल्यू जो है इंडिया में सेकेंड अर्बनाइजेशन को शो करता है। किसको शो करता है? सेकेंड अर्बनाइजेशन को शो करता है, जो 6th सेंचुरी बीसी से ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है, ठीक ना। एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये किसको इंडिकेट करता है? इंडिया में सेकेंड अर्बनाइजेशन को इंडिकेट करता है। और सेकेंड अर्बनाइजेशन कब आया था? 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स आया था, ठीक ना। इसी को हम लोग महाजनपद काल भी बोला जाता है। इसी को नहीं, महाजनपद काल थोड़ा सा पहले से स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुद्ध काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्ध काल, ठीक ना। आपको जितना फेमस टाउन दिखता है, बनारस, एक्चुअली अभी बनारस उस समय काशी हुआ करता था, काशी, कौशाम्बी, पटना, गया, पाटलिपुत्र, ठीक, अच्छा ये तो एक ही हो गया, राजगीर, ठीक। इस टाइप के जितने भी फेमस टाउन का आप नाम सुन रहे हैं, इन सबों का उद्भव कब हुआ है? यही 6th सेंचुरी बीसी से, ठीक ना। और ये क्यों हुआ है हम आप लोग को कल समझा दिए थे कि साउथ इंडिया से जो आयरन टेक्नोलॉजी थी उस 6th सेंचुरी बीसी तक, देखो साउथ इंडिया में तो 1000 बीसी में ही आयरन का उपयोग होने लगा था, लेकिन यहां से यहां मिड गंगेटिक वैली पहुंचने में, इस पेनिनसुलर इंडिया नीचे से यहां पहुंचने में मोर और लेस क्या है, 400 साल लग गए, ठीक ना। फिर लोहे की टेक्नोलॉजी आई, अस्त्र शस्त्र बनने लगे, कृषि उपकरण बनने लगे। जब कृषि उपकरण बनने लगे, लोहे का फाल बनने लगा, जमीन को गहराई तक जोतेगा। जब जमीन को ज्यादा गहराई तक जोते होगा तो क्या होगा? सॉइल का मिक्सचर अच्छा बनेगा। सॉइल का मिक्सचर अच्छा बनेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपके हाथ में सरप्लस पड़ेगी। पहले आपके पास इतना प्रोडक्शन था, ठीक ना, ये आप ही खा जाती थी या आप ही खा जाते थे। अब ये प्रोडक्शन इतना हो गया तो आप इतना, ऐसा थोड़ी है कि पहले आप 4 रोटी खा रहे थे, आज प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो 6 खाओगे, बहुत ज्यादा तो 8 खाओगे। अब ऐसा थोड़ी है कि 6 से 60 खा लोगे रोटी, ऐसा तो नहीं है। अब इसका एक छोटा सा हिस्सा देखिए, चूंकि अब वेल्थ बढ़ने लगा तो कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो सुस्त प्रवृत्ति के होंगे, वो चाहेंगे क्या, छोड़ो हम खेती नहीं करेंगे, हम जो है छीन लेंगे जाके आपका। कुछ तो होंगे ऐसा लोग, हर एक जमाने में रहते हैं सुस्त आदमी, जिनको क्या लगता है छीनने में विश्वास होता है। तो इसके लिए लोग क्या करेगा, एक राजा अपना बनाएगा, एक आदमी को नियुक्त करेगा हेड, कि देखो तुम काम मत करो, तुम जो है डंडा लाठी लेके खड़ा रहो, तुमको खाने का व्यवस्था हम लोग कर दे रहे हैं, लेकिन जो भी चोरी करने आएगा उससे रक्षा किसको करना है? आपको करना है। उसके बाद भी इतना आपके पास सरप्लस बच जा रहा है, तो इसको क्या करोगे? कोठी में कितने दिन जमा करके रखोगे? तो देखो, ये किसी भी सभ्यता का ना विकास का एक चरण होता है, ठीक, कि पहले वो निर्वाह अर्थव्यवस्था रहेगी, फिर कृषि अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट होगी, फिर सरप्लस आएगा, ठीक ना। आपके पास जैसे ही सरप्लस आता है, आप कुछ ऐसे डिमांड्स क्रिएट करते हो जिसका लोकल लेवल पे फुलफिलमेंट नहीं हो सकता है ना। मेरे पास पैसा बढ़ेगा, हम क्या करेंगे, अभी बोलेंगे हमको बाइक चाहिए, तो बाइक हमारे पड़ोसी थोड़ी बना रहे हैं कि हम गए उनके यहां से ले आए भाई बाइक। अब हम कार चाहेंगे तो कार तो भाई दिल्ली मानेसर में बन रहा है ना मारुति का, तो यहां से कार जाएगा, हमारे पास सरप्लस है, हम उस सरप्लस को इनको देंगे, इनसे क्या लेंगे? कार लेंगे। यानी कि जब भी आपके पास सरप्लस होता है तो आप ऐसे डिमांड्स क्रिएट करते हो जिनका लोकल लेवल पे फुलफिलमेंट संभव नहीं होता है। बस यही चीज ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप कर देती है। कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे कि अच्छा ठीक है आप घर में बैठिए और आप भी घर में बैठिए, आप हमको दीजिए अपना सरप्लस, हम गए वहां दिए, वहां से गाड़ी लेके आए आपको दिए, बीच में हम क्या किए? मार्जिन कमा लिए। यही हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स। समझ में आ रहा है? ऐसे ही सभ्यता का आगे विकास होता है, ठीक। अब पुरातात्विक साक्ष्य मृदभांड हो गया, विभिन्न उपकरण, पेंटिंग्स देख रहे हो ना, भीमबेटका का नाम आप लोग सुने होंगे, वहां पेंटिंग्स वगैरह है, वो सब भी क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हमारा, है ना। अशोक के स्तंभ है ना, चलो इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अशोक के स्तंभ, देखो अशोक के स्तंभ जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है? फैले हुए हैं। अच्छा,
अशोक के शिलालेख की भाषा क्या है बताइए? प्राकृत भाषा है। पूरे इंडिया में जो अशोक के शिलालेख हैं उनका भाषा क्या है? जो अभिलेख है, सॉरी अभिलेख, शिलालेख नहीं, अभिलेख है, उनकी भाषा क्या है? प्राकृत है। लेकिन स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट 3-4 प्रकार का है, ठीक ना सर? आगे क्या देखो, मैक्सिमम एरिया में पूरे भारत में जो स्क्रिप्ट है वो क्या है? ब्राह्मी है, ठीक ना। लेकिन यहां ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है, उस समय इंडिया में हुआ करता था ये वाला, यहां पास शहबाजगढ़ी और मनसेहरा 2 क्षेत्र है, 2 जगह है। क्या है? शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। यहां से जो उसका जो अभिलेख मिला है वो क्या है? खरोष्टी लिपि में है। कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। बाकी पूरे इंडिया में देखो ये मोरलेस ये है अशोकन इंपायर का बाउंड्री, ठीक ना, ये है। तो ये पूरे इंडिया में जो है क्या है? ब्राह्मी लिपि में है। लेकिन ये शहबाजगढ़ी और मनसेहरा में क्या है? खरोष्टी लिपि में है। देखो यहीं पास ना एक तक्षशिला नाम का जगह है। पहला दिन तक्षशिला का चर्चा आया था, जिसके राजा कौन थे? अरे उस दिन पहला क्लास में इतनी अच्छी स्टोरी सुनाया आप लोगों को। तक्षशिला का शासक पौरस था, जो सिकंदर का रास्ता रोक के खड़ा हो गया था। इतना बढ़िया स्टोरी सुनाए थे, बताओ कहानी सब भूल गए। तक्षशिला था। तक्षशिला से जो अभिलेख मिला है इसकी भाषा क्या है? अरामाइक है। क्या है? अरामाइक। ये चाहे तो आप लोग किताब के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक ना। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा की भाषा खरोष्टी है, ठीक ना। खरोष्टी कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। हम लोग कैसे लिखते हैं? और हम लोग, हाँ, उर्दू जैसा खरोष्टी हो गया। अच्छा, हम लोग जो लिखते हैं अभी जो करेंटली हम लोग लिख रहे हैं, इस लिपि को क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट को देवनागरी बोलते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले का रोमन स्क्रिप्ट है, ठीक ना। ये सब याद रखिए। इंग्लिश मीडियम वाले रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, हिंदी मीडियम वाले देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक। अब देखो, हाँ सही पकड़े हो। तक्षशिला में अरामाइक लिपि था। और यही एक कांधार नाम का आगे जगह है जो अफगानिस्तान में है आज के डेट में, ठीक ना। वहां से एक ऐसा अभिलेख मिला है जो 2 भाषाओं का मिक्सचर है। किसका किसका? यूनानी और अरामाइक। ये दोनों लिपियां उसमें लिखी हुई है। इसीलिए इसको जो है द्विभाषीय अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विभाषीय अभिलेख बोलते हैं। चलो अभिलेख से और कुछ हम वैल्यू एडिशन करवा देते हैं। ये स्क्रिप्ट सब हो गया, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और द्विभाषीय। द्विभाषीय में एक यूनानी भी ऐड हो जाएगा। इंडिया में संस्कृत में लिखा हुआ सबसे पहला इंस्क्रिप्शन कौन सा है? बताइए। अभिलेख का इंग्लिश इंस्क्रिप्शन होता है, ठीक ना। सबसे पहला इंस्क्रिप्शन कौन सा है? कौन बोला था? जूनागढ़। आप बोली थी। चॉकलेट नहीं तो आपको पक्का खिलाते हैं। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी को गिरनार अभिलेख भी बोला जाता है। ये भारत में हो गया सर, आगे बस 1 सेकंड सर, आगे हैं। चलिए बाकी ज्ञान कल। अब ठीक, आज के लिए इतना ही। सर आ गए हैं। हाँ, थैंक यू आप लोगों का।